ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे अनीमिया की। अनीमिया, इसके पहले हम लोगों ने देखा था किस तरीके से बोन मैरो में सारे ब्लड सेल्स बनते हैं, राइट। और अगर अनीमिया की बात करें तो इसको हम लोग कह देते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल बिलो नॉर्मल रेंज हो जाता है एज पर पेशेंट्स एज एंड सेक्स। डिफरेंट एज पे डिफरेंट सेक्स में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल अमाउंट अलग अलग होता है। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अनीमिया इज डिफाइंड एज a state in which the blood hemoglobin level is below normal range for the patient's age and sex बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पे हम लोग एक बात कहें, एडल्ट की बात करें, एडल्ट तो हम लोग कह देते हैं मेल में लेस देन 13 ग्राम पर डेसीलीटर, राइट। हम लोग कह देते हैं दैट इज लेस देन 13%। इससे कम है तो अनीमिया है। फीमेल है तो फीमेल के लिए थोड़ी रहम है, राइट। तो हम लोग कह देते हैं लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर, दैट इज लेस देन 12%। अगर एक आंकड़े की बात करें, एक डेटा की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग बात कर रहे हैं मेल में 13 से कम है हीमोग्लोबिन तो अनीमिया है। इन जनरल अगर फीमेल में 12 से कम है तो हम लोग कह देते हैं अनीमिया है। यहाँ पे हम लोगों ने पहला टर्म यूज किया कि डिफरेंट एज और डिफरेंट सेक्स के लिए हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल अलग अलग है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि मेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा तो एनीमिया है, तो केवल एडल्ट के लिए है। बच्चों में हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, भले ही उनमें फीटल टाइप भी हो लेकिन ओवरऑल हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। तो बच्चे में तो 15 के नीचे होगा तो भी आप अनीमिया कह दोगे, न्यू बॉर्न की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट एज ग्रुप में कितना हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, है ना। तभी तो हम लोग जान पाएंगे अनीमिया है कि नहीं। एक दिन का बच्चा है अगर उसका 15 भी है तो भी हम लोग कह देते हैं कि ये अनीमिक है, ठीक है। नियोनेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एज और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन। एज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग कह देते हैं बर्थ पे। बर्थ का मतलब हो गया कि बच्चा इस दुनिया में आया है, नया नया, न्यू बॉर्न। तो हम लोग कह देते हैं जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो, तो अभी तो हम लोग नॉर्मल कह रहे हैं, इससे कम होगा तभी हम लोग अनीमिया कहेंगे। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं 17, राइट, ग्राम पर डेसीलीटर। सोचो कितना होता है बच्चों में। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ चाइल्डहुड में थोड़ा सा डिप आता है, 12 ग्राम पर डेसीलीटर। मतलब 1 से 3-4 साल के बच्चों में एक डिप आता है, क्योंकि फीटल खत्म हो जाता है फिर एडल्ट हीमोग्लोबिन ही बचता है, तो फीटल वाला माइनस हो जाता है। बात कर लेते हैं एडल्ट का। एडल्ट में हम लोग मैन का ले लेते हैं, मैन। तो हम लोग कह देते हैं 16 प्लस माइनस 2 आइडियल है, 16 प्लस माइनस 2 ग्राम पर डेसीलीटर, राइट। मैन का इतना होना चाहिए। और अगर मान लीजिए मैं कह दूं घटते घटते लेस देन 13 हो गया तो हम लोग कह देते हैं अब अनीमिया लेबल कर दीजिए। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें वुमन का, वुमन में हम लोग कह देते हैं 14 प्लस माइनस 2 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर ये 12 से कम हो गया तो हम लोग कह देते हैं अनीमिया है, राइट। और इसी तरीके से प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन और कम हो जाता है, राइट, क्योंकि कुछ न कुछ न्यूट्रिशन मदर को बच्चे को भी पास करना पड़ता है, तो अपनी ही न्यूट्रिशन कम हो जाती है, रॉ मटेरियल। हम लोग कह देते हैं 12 प्लस माइनस 2 ग्राम पर डेसीलीटर।
तो प्रेगनेंसी में जो हम लोग टारगेट हीमोग्लोबिन रखते हैं वो कितने से ज्यादा रखते हैं? 10 से ज्यादा। टारगेट HB ग्रेटर देन 10, इससे कम होता है तो हम लोग मदर में आयरन टैबलेट्स या IV आयरन या हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। मान लीजिए ऑपरेट होने की नौबत आ जाए, सिजेरियन सेक्शन। तो बेसिकली एनीमिया में हम लोग कह रहे हैं कि जब हीमोग्लोबिन कैलकुलेट करेंगे तो वो कम आएगा, नॉर्मल रेंज से कम आएगा, लेकिन ये नॉर्मल रेंज डिफरेंट एज और डिफरेंट सेक्स के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ जो भी आपका हीमोग्लोबिन लेवल है एडल्ट में अगर 13 से कम हो गया तो अनीमिया लेबल कर दीजिए। फीमेल है, नॉन प्रेग्नेंट है, 12 से कम है तो अनीमिया लेबल कर दीजिए। अगर एक बच्चा है जस्ट इस दुनिया में आया है, नियोनेट है, न्यू बॉर्न है, तो हीमोग्लोबिन एज हाई एज 17 होता है। ठीक है, चाइल्डहुड में एक डिप आता है, 12 हो जाता है। एडल्ट की बात करें तो वही है, मैन में ज्यादा होता है, वुमेन में कम होता है। 16 प्लस माइनस 2, 14 प्लस माइनस 2 और आपका 12 प्लस माइनस 2। इस तरीके से हम लोग कहते हैं 16 से 14 और 14 से 12। और यहीं अगर हम लोग बच्चे की बात कर लें तो 18 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन होता है, 18, 16, 14, 12। तो ये डिफरेंट एज और डिफरेंट सेक्स के लिए आपका देखा जाए तो आपका रेंज नॉर्मल होता है। ठीक है, जो नॉर्मल रेंज वो देख रहे हैं। तो हम लोगों ने जब ब्लड पढ़ा था तो ब्लड का कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता था, राइट। ये हम लोगों का एक तरीके से इरिथ्रोपोइसिस का पूरा चार्ट है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं हीमोपोएटिक स्टेम सेल, मतलब बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन शुरू हुआ किसका? ब्लड का। लेकिन बोन मैरो में केवल आरबीसी नहीं बनते, बाकी भी बनते हैं बोन मैरो। अब बोन मैरो से आपके माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स बने, इनसे इरिथ्रोसाइट्स बने। इरिथ्रोसाइट के बीच में आपके इमैच्योर आरबीसी होंगे और हम लोग कह देते हैं उनको रेटिकुलोसाइट। और भी स्टेजेस होती हैं। तो आरबीसी जितने अर्लियर स्टेज में होता है उतना आरबीसी का साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो एक डायग्राम और है, शायद इसमें आप लोगों को विजिबल हो। राइट, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, ये आपका स्टेम सेल है। स्टेम सेल से आपके बाकी सब ब्लड सेल बन गए, इरिथ्रोसाइट, WBCs, प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसीस। तो जो पहले के सेल्स होते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ये आपके बड़े होते हैं। ये इरिथ्रोसाइट है, इमैच्योर वाला इरिथ्रोब्लास्ट है, इनका साइज ज्यादा रहता है। ठीक है, मैच्योर आरबीसी का साइज काफी कम हो जाता है। आरबीसी साइज डिक्रीजेस ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इरिथ्रोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, फिर इरिथ्रोसाइट बना है। तो हम लोग कह देते हैं कुछ इस तरीके से बोन मैरो है, बोन मैरो। यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी है, एक अगर मोटा मोटा देखा जाए फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यहाँ पे हम लोग कह देते हैं पहले प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बना। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए ठीक है नॉर्मोब्लास्ट एंड ऑल। फिर हम लोगों ने कह दिया रेटिकुलोसाइट बना। फिर हम लोगों ने कह दिया इरिथ्रोसाइट बना। इरिथ्रोसाइट मतलब मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी। मैं कहता हूं कि जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं साइज डिक्रीज होता जाता है, राइट। साइज डिक्रीजेस ऑन मैच्योरिटी। मतलब अगर एक फंक्शनल आरबीसी होगा तो उसका प्रीकर्सर से साइज ज्यादा होगा, राइट। साइज धीरे धीरे कम होता जाता है एंड आरबीसी लूजेस न्यूक्लियस। आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ए न्यूक्लिएटेड सेल है, आरबीसी और प्लेटलेट में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो मैं यही कह रहा हूँ जो अर्ली स्टेजेस होंगे ये बड़े होंगे और इनके अंदर न्यूक्लियस भी हो सकता है। अर्ली स्टेजेस आगे चल के मैच्योर आरबीसी बन जाता है, मतलब इरिथ्रोसाइट बन जाता है और यही आपका फंक्शनल होता है। तो अर्ली स्टेजेस में साइज ज्यादा होता है, आगे चल के साइज आपका डिक्रीज होता है। तो मतलब मैच्योर आरबीसी का साइज काफी कम हो जाता है। क्या साइज हो जाता है अभी देखते हैं।
तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि बोन मैरो के अंदर क्या बनता है, सारे ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं बोन मैरो के अंदर इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से सिक्रीट हुआ था, किडनी से। और फिर हम लोग कह देते हैं इरिथ्रोपोइटिन के बाद रेटिकुलोसाइट, इसको हम लोग कह सकते हैं इमेच्योर आरबीसी, साइज इनका काफी ज्यादा है। और फिर उसके बाद फाइनली हम लोग कह देते हैं इरिथ्रोसाइट, दैट इज मैच्योर आरबीसी, इनका साइज कम है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है साइज से रिलेटेड भी। तो कुछ इस तरीके से इरिथ्रोपोइसिस होती है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इरिथ्रोपोइसिस, सारे टाइप के ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, वैसे ये भी आपका बोन मैरो में बनेगा। तो धीरे धीरे जो साइज होता है वो छोटा होता जाता है, और जो आरबीसी का नॉर्मल शेप होता है वो बीच में डिप रहता है, हम लोग कह देते हैं बाई कनकेव है, ताकि कैपिलरीज वगैरह से स्क्वीज करते हुए और बेहतर तरीके से ब्लड आपका सर्कुलेट होता रहे, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है बिल्कुल बेसिक, कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, कैसे आपका आरबीसी बनता है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आरबीसी दिखता कैसा है। स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ आरबीसी, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ आरबीसी। कुछ इस तरीके से आपका एक आरबीसी होता है। आप लोग देख पा रहे हो सेंटर में थोड़ा सा डिप है, राइट, ये आपका डिप है। तो हम लोग कह देते हैं ये जो है शेप इसका बाई कनकेव है, बाई कनकेव, राइट। दोनों तरफ से, आगे और पीछे से, एंटीरियर और पोस्टीरियर मतलब पीछे तरफ से भी इस तरीके से डिप होता है। जब आपने कट भी किया है तो यहाँ पे पता चल रहा है साइड व्यू में, ये आपका बीच से पतला है और फिर आपका यहाँ पे मोटा हो गया है। तो हम लोग इसी को कह रहे हैं कि बाई कनकेव है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इसका साइज क्या है, तो साइज हम लोग कह देते हैं 7.5 माइक्रोमीटर टू 2.5 माइक्रोमीटर। कितना इजी है, बाई कनकेव है और साइज इतना है। इसका मतलब जो प्रीकर्सर सेल्स हैं वो और ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह दे रहे हैं साइज आपका कितना है, 2.4 या 2.5 टू 7.5। साइज आपका है 7.5 इंटू 2.5 माइक्रोमीटर। अगर यही आरबीसी का साइज और कम हो जाए तो हम लोग कह देते हैं इसी को माइक्रोसिटिक आरबीसीज। और अगर अनीमिया हो तो हम लोग कह देते हैं माइक्रोसिटिक अनीमिया। जैसे किसी पेशेंट में अगर आयरन कम हो गया, आयरन डिफिशियंसी। दूसरी तरफ कभी कभी ये साइज ज्यादा हो जाता है लेकिन ओवरऑल आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन कम रहता है, साइज इंक्रीज हो गया तो हम लोग कह देते हैं मिगेलोब्लास्टिक या मैक्रोसिटिक आरबीसीज। और आगे चल के अगर इसमें हीमोग्लोबिन ओवरऑल कम है तो हम लोग कह देते हैं मैक्रोसिटिक या मिगेलोब्लास्टिक अनीमिया। तो चीजें काफी सिंपल है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अनीमिया की, राइट। तो कभी कभी हम लोग कह देते हैं कि हीमोग्लोबिन कम है और यहाँ पे आरबीसी का साइज कम हो गया है। फिर दूसरी तरफ हम लोग कह देते हैं कि साइज ज्यादा हो गया है लेकिन तब भी आरबीसी काउंट कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है, बस आरबीसी बड़े बड़े हो गए हैं, राइट। और अगर मान लीजिए मैंने कह दिया एनीमिया है, आरबीसी में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहली थी वैसे है, साइज अगर नॉर्मल है, ठीक है, और अनीमिया है, तो हम लोग कह देते हैं क्या चीज, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोसिटिक अनीमिया। तो आगे चल के अभी हम लोग कई बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया है कि आरबीसी का साइज कितना होता है। आरबीसी का साइज वगैरह भी डिक्रीज और इंक्रीज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि अनीमिया का कॉज क्या है।
राइट। तो बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से हम लोगों ने आरबीसी का शेप देख लिया, हम लोगों ने प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी देख लिया जिसमें रेटिकुलोसाइट काउंट काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। किस तरीके से इरिथ्रोपोइसिस होती है ये हम लोग सेकेंड या थर्ड टाइम देख रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोगों ने अब आगे देखना है हम लोगों को कि बाकी कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं अनीमिया को। तो एक चीज और ध्यान में रखिए, अगर किसी को अनीमिया है मतलब इसका मतलब आरबीसी काउंट भी प्रोबेबली कम है और जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम है। तो जब क्लिनिकली अनीमिया को देखते हो तो हम लोग कहते हैं कि पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा पे देखेंगे, पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, राइट। और हम लोग कहते हैं कि हमें मिलता है यहाँ पे पैलर, फीकी फीकी सी कंजक्टाइवा मिलती है, पेल कंजक्टाइवा मिलती है, नॉर्मल रेड रहती है, नॉर्मल कंजक्टाइवा रेड रहती है। तो क्लिनिकली हमें पैलर से दिखता है। अगर मान लीजिए ये आरबीसी किसी रीजन से कम है और मैं कह रहा हूँ कि आरबीसी ब्रेकडाउन हो रखा है, जैसे मान लीजिए ये आरबीसी है, इसके बीच में हीमोग्लोबिन है, अगर आप आरबीसी को तोड़ोगे ब्रेकडाउन तो इसकी वजह से आगे बन जाएगा बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, ठीक है। तो अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, मान लीजिए मैंने कह दिया हीमोलिसिस हो गया, तो अगर हीमोलिसिस ज्यादा होगा तो इसकी वजह से बिलीरुबिन भी इंक्रीज करेगा। बिलीरुबिन अगर इंक्रीज करेगा इसका मतलब है कि पेशेंट में एक सिम्टम और मिलेगा। अब पेशेंट में जॉन्डिस मिलेगा। जॉन्डिस को हम लोग क्लिनिकली कैसे देखेंगे? क्लिनिकली हम लोग इक्टरस के फॉर्म में देखेंगे, इक्टरस, राइट। इक्टरस हमें क्या होता है? येलोइस डिस्कलरेशन ऑफ, येलोइस डिस्कलरेशन ऑफ किस चीज का? बल्बर कंजक्टाइवा, येलोइस डिस्कलरेशन ऑफ बल्बर कंजक्टाइवा। बहुत ही सिंपल है, हम लोग कह देते हैं हो सकता है इकलौता पैलर मिले, हो सकता है पैलर के साथ पेशेंट को इक्टरस भी मिल जाए। तो इसका मतलब एक में हीमोग्लोबिन कम है, पता नहीं क्या रीजन है, दूसरे में हमें पता है कि हीमोग्लोबिन था, आरबीसी थे लेकिन उनका ब्रेकडाउन हो गया जिनकी वजह से आरबीसी भी कम हो गया और आपका बिलीरुबिन ज्यादा हो गया। तो ये भी बात ध्यान में रखना है कि जब भी आरबीसी टूटते हैं तो आगे चल के इन्हीं आरबीसी से हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म से बिलीरुबिन बनता है। तो अगर अनीमिया आरबीसी टूटने की वजह से है तो बॉडी में बिलीरुबिन भी बढ़ा होगा। अगर हम लोग बात करें कि पैलर कैसे देखते हैं तो पैलर सिंपली इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे हम लोग किसको एम किसको कर रहे हैं देखना, ये वाला पार्ट आपका क्या है? पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, राइट, पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। नॉर्मली क्या रहती है? नॉर्मली रेड रहती है, रेडिश रहती है, रेड। जैसे यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा रेड, पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा आपकी नॉर्मल है और ये आपकी रेड है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो पेल है, राइट। तो हम लोग इसी को कह देते हैं कि पेशेंट में पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा रेड नहीं दिख रही है, खून लग नहीं रहा है कि बॉडी में, हम लोग इसी को कह देते हैं पैलर प्रेजेंट। किसी भी रीजन से अगर हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी काउंट कम है तो पैलर मिलेगा, ठीक है, पैलर प्रेजेंट। पैलर कहाँ देखते हैं? पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा पे, राइट। अगर एनीमिया है किसी पेशेंट को, दैट इज अनीमिया, तो पेशेंट में पैलर मिलेगा। खून की कमी है इसी तरीके से देखा जाता है, दोनों पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा को एक साथ देखा जाता है, ठीक है। या ये कह सकते हैं दोनों पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा देखना है, बाई चांस आपने एक देखा उसमें कंजक्टिवाइटिस है तो वैसे ही रेड रहेगा भले ही पेशेंट में अनीमिया क्यों ना हो, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अनीमिया की। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसके साथ ही पढ़ लेना चाहिए दैट इज जॉन्डिस वाला। नॉर्मली मैं कह रहा हूँ कि आईज आपकी कैसी रहती हैं? व्हाइट रहती हैं, जो विजिबल पार्ट होता है व्हाइट पार्ट, ये आपका क्या है? ये बल्बर कंजक्टाइवा है, बल्बर कंजक्टाइवा, ठीक है। या इसी को हम लोग कह देते हैं स्क्लेरा। तो ये पार्ट आपका नॉर्मल कैसा होता है?
नॉर्मली तो ये व्हाइट होता है, सबके पास होता है, नॉर्मली व्हाइट है। लेकिन अगर किसी को जॉन्डिस है, जॉन्डिस, तो ये क्या हो जाता है, स्क्लेरा या बल्बर कंजक्टाइवा। कैसा हो जाता है, बल्बर कंजक्टाइवा कैसा हो जाता है आपका, येलो हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग कह देते हैं इक्टरस प्रेजेंट है, इक्टरस प्रेजेंट है। तो इक्टरस आपका, इसका मतलब पेशेंट में जॉन्डिस है। तो अगर किसी में लीवर की प्रॉब्लम है तब हो सकता है, और अगर किसी में अनीमिया भी इसके साथ है, इसका मतलब आरबीसी टूटने की प्रॉब्लम है, तो हम लोग कहते हैं कैन बी इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड आरबीसी ब्रेकडाउन। ठीक है, तो अगर किसी को हीमोलिटिक एनीमिया होगा, हीमोलिटिक अनीमिया, तो ऐसे केसेस में पैलर भी प्रेजेंट होगा और आपका इक्टरस भी प्रेजेंट होगा। कितना सिंपल है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अनीमिया की, और अनीमिया को हम लोग पैल्पेब्रल कंजक्टिवा पे देखेंगे कुछ इस तरीके से। अगर अनीमिया के साथ पेशेंट को इक्टरस भी मिल रहा है, जॉन्डिस भी मिल रहा है, इसका मतलब अनीमिया का जो रीजन है उसमें ये नहीं कि आरबीसी कम बन रहा है, आरबीसी बन शायद ठीक रहा है, डिस्ट्रॉय ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अनीमिया, हम लोग यहाँ पे जॉन्डिस, मतलब पैलर और इक्टरस को भी एक तरीके से बस रिलेट किया है अभी तक, राइट। अब हम लोग कहते हैं कॉजेज ऑफ अनीमिया, कॉजेज ऑफ अनीमिया। तो अनीमिया के कई कॉजेज हो सकते हैं। हम लोग इस तरीके से इसको देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी नहीं, कि कॉज क्या होगा या फैक्टर्स क्या होंगे जिसकी वजह से या तो आरबीसी बना नहीं, या तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गया, या तो आरबीसी बॉडी से रिलीज हो गया, मतलब लॉस्ट हो गया, जैसे किसी को ब्लीडिंग वगैरह हो गया हो, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कह देते हैं सबसे पहला डिक्रीज्ड प्रोडक्शन, आरबीसी बनी कम रहा है। दूसरे में हम लोग कह देते हैं इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन, और तीसरे में हम लोग कह देते हैं ब्लड लॉस। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे पहला हम लोग कह देते हैं डिक्रीज्ड प्रोडक्शन, डिक्रीज प्रोडक्शन कहाँ से, इन बोन मैरो। जाहिर सी बात है बोन मैरो में ही बनना है, बोन मैरो में कम बना। तो बोन मैरो अपने आप नहीं बनाएगा, बोन मैरो को कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, जिसका यूज करते हुए बोन मैरो क्या बनाएगा, जिसका यूज करते हुए बोन मैरो आपका आरबीसी बनाएगा। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं एग्जाम्पल आयरन, एग्जाम्पल फॉलिक एसिड, एग्जाम्पल विटामिन B12, राइट। इस तरीके से कुछ रॉ मटेरियल होंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि बोन मैरो ही आपका ठीक ना हो, राइट। एग्जाम्पल डिफेक्टिव बोन मैरो, डिफेक्टिव बोन मैरो हम लोग कह देते हैं ए प्लास्टिक अनीमिया, राइट। बात करेंगे तो पहले केसेस में किसी भी रीजन से, चाहे बोन मैरो ही खराब हो गया हो, चाहे आपके बोन मैरो को रॉ मटेरियल ना मिल रहे हो, जिसकी वजह से क्या बनाना है इनको, जिनकी वजह से इनको आरबीसी बनाना है। तो अगर रॉ मटेरियल कम हो गए या बोन मैरो में खुद ही कोई डिजीज है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट में मिलेगा अनीमिया। दूसरी चीज अगर यहाँ पे बात करें सेकेंड, इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन। बोन मैरो ने सब कुछ सही किया था, लेकिन ये जो आरबीसी थे ये कहीं ना कहीं बॉडी में डिस्ट्रॉय हो गए। चाहे किसी में मलेरिया हो गया, चाहे ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया हो गया, चाहे स्प्लीन बहुत बड़ी हो गई, चाहे आरबीसी आपके डिफेक्टिव बने ही थे। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन अक्सर ये तब होता है जब आरबीसी में ही कोई प्रॉब्लम हो और बॉडी उसको क्या करे, डिस्ट्रॉय करने लगे। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ड्यू टू डिफेक्टिव आरबीसी। अगर डिफेक्टिव आरबीसी है, कुछ सही से नहीं है आरबीसी में, तो बॉडी चाहेगी कि इसको क्या करें, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ठीक है, डिफेक्टिव आरबीसी का कोई यूज नहीं है। एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे एग्जाम्पल, किसी को सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल
अनीमिया, राइट। सिकल सेल में आरबीसी का साइज गड़बड़ है, आरबीसी का शेप गड़बड़ है, तो ये आपके बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाते और स्प्लीन इनको डिस्ट्रॉय कर देती है। एग्जाम्पल मैंने ले लिया थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन था वो डिफेक्टिव बना हुआ है, जिसकी वजह से आपके आरबीसी का शेप चेंज हो गया है और आरबीसी की ससेप्टिबिलिटी चेंज हो गई है और ये भी आपके आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आरबीसी बने हैं, लेकिन आरबीसी ब्लड में, बॉडी में डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैंने ले लिया, किसी को मलेरिया हो गया, मलेरिया होगा तो भी आपके आरबीसी टूट जाते हैं, क्योंकि जो मलेरियल पैरासाइट होता है इरिथ्रोसिटिक साइकिल में आरबीसी को क्या करता है, आरबीसी को इन्फेक्ट कर देता है और आरबीसी आपकी डैमेज हो जाती है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि कभी कभी आरबीसी में एंजाइम डिफेक्ट्स होते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो आरबीसी के अंदर आरबीसी को लिसिस करने से रोकते हैं, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी, राइट। थोड़ी बहुत बात इसकी भी करेंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि आरबीसी कुछ ऐसा गड़बड़ बन गया हो जिसको बॉडी डिस्ट्रॉय कर दे रही हो, राइट। कभी कभी नहीं भी गड़बड़ बना हुआ है, कोई ना कोई ऐसा रीजन हो गया, कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया या कंडीशन हो गई जिसमें बॉडी अपनी ही आरबीसी को क्या कर दे रही है, डिस्ट्रॉय कर दे रही है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, एक में हो गया डिक्रीज्ड प्रोडक्शन, दूसरे में हो गया इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, तीसरा हो गया आपका इंक्रीज्ड ब्लड लॉस। हम लोग कहते हैं कोई डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं था, ब्लड लॉस हो गया, ब्लड लॉस। एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कह दिया किसी को हेमरेज हो गया, ट्रॉमा हुआ किसी को और हेमरेज हो गया, मतलब बहुत सारा ब्लड लीक कर गया, राइट। अगर मान लीजिए ट्रॉमा नहीं भी हुआ, जैसे मैंने कह दिया स्टूल्स में ब्लड निकल गया, एग्जाम्पल मैंने कह दिया डिसेंट्री हो गया, राइट। या मान लीजिए वॉमिटिंग में ब्लड निकल गया तो हम लोग कह देते हैं हेमेटेमेसिस, कॉफ में ब्लड निकल गया तो हम लोग कह देते हैं हिमोप्टिसिस। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 टाइप से क्लासिफाई किया है। एक में प्रोडक्शन कम हो गया है तो हम लोगों ने कह दिया कि रॉ मटेरियल कम हो गए होंगे या बोन मैरो ही आपकी खराब हो गई। दूसरे में हम लोगों ने कह दिया डिफरेंट रीजन से आरबीसी क्या हो गए, ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं पेरिफेरल ब्लड में। तो हम लोगों ने कह दिया सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, मलेरिया, आरबीसी एंजाइम डिफेक्ट्स। तीसरे में हम लोगों ने कह दिया कि कोई डिस्ट्रक्शन भी नहीं हो रहा, आरबीसी बॉडी से बाहर चले जा रहे हैं, तो ओवरऑल आरबीसी काउंट कम हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, दूसरी चीज है कि आरबीसी नहीं रहेगा तो पेशेंट में हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। तो चीजें यहाँ पे बहुत ही सिंपल हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अनीमिया के क्लासिफिकेशन की। तो ब्रॉडली हम लोग 3 टाइप से अनीमिया की क्लासिफिकेशन इटियोलॉजी के बेसिस पे देख सकते हैं। इट कैन बी डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन, इट कैन बी increased destruction, and third it can be due to increased blood loss from body, राइट। तो ये 3 टाइप से आपके अनीमिया है। तो अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि आरबीसी का जो शेप है, आरबीसी का जो शेप है दैट इज बाइकनकेव, देख लिया है हम लोगों ने। और आरबीसी का जो साइज है दैट इज 7.5 इंटू 2.5 माइक्रोमीटर, राइट। अब देखो आरबीसी का साइज देखने के लिए हमें ब्लड का एक स्लाइड बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड पिक्चर, जनरल ब्लड पिक्चर देखना पड़ेगा, राइट। तो आरबीसी के साइज के बेसिस पे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था अगर अनीमिया है किसी पेशेंट को, अनीमिया है, इफ अनीमिया, ये 3 टाइप का हो सकता है। एक में आरबीसी का साइज क्या है, आरबीसी का साइज कम हो गया है, दूसरे में आरबीसी का साइज नॉर्मल है, तीसरे में आरबीसी का साइज ज्यादा है, राइट। तो अभी हम लोगों ने देखा भी था, यहाँ पे हम लोग कह देते हैं माइक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बताया आयरन डिफिशियंसी हो जाए। दूसरे में आपका मैक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक में क्या है, B12 कम हो जाए,
फॉलिक एसिड कम हो जाए। तीसरा आपका नॉर्मोसिटिक है, जिसमें आरबीसी का साइज नॉर्मल है। जैसे मान लो किसी को ब्लीडिंग हो गया तो आरबीसी तो जैसी थी वैसे ही रह जाएगी। मान लीजिए किसी को ब्लीडिंग हो गया, मान लीजिए अनीमिया किसी को क्रॉनिक डिजीज है, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया किसी को 5 साल से कैंसर है, किसी को टीबी है, तो उसमें भी तो हीमोग्लोबिन ज्यादा नहीं होगा। तो कोई भी क्रॉनिक डिजीज होती है तो उसमें भी आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। मान लीजिए मैंने कह दिया तुमको 2 महीने से टाइफॉइड है, नहीं ठीक हो रहा है, तो ब्लड तो बढ़ेगा नहीं, अनीमिया होगा पेशेंट में, तो हम लोग कह देते हैं अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। तो अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में भी आपका आरबीसी काउंट हीमोग्लोबिन कम होगा और ये नॉर्मोसिटिक होगा। इस तरीके से हम लोगों ने 3 टाइप से और यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि अगर किसी का ब्लड पिक्चर कराए, आरबीसी छोटी मिल रही है तो आयरन डिफिशियंसी हो सकता है, आरबीसी बड़ी मिल रही है तो विटामिन बी12 और फॉलेट डिफिशियंसी, आरबीसी का शेप नॉर्मल है, आरबीसी का साइज नॉर्मल है, तो इट कैन बी अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। तो यहाँ पे हम लोग आरबीसी के शेप और साइज को देखने के लिए जनरल ब्लड पिक्चर कराते हैं। आरबीसी के शेप एंड साइज को देखने के लिए हम लोग स्लाइड बनाते हैं और हम लोग कहते हैं जनरल ब्लड पिक्चर, जीबीपी, जनरल ब्लड पिक्चर, राइट। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि आरबीसी का शेप क्या है, आरबीसी का साइज क्या है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक जनरल ब्लड पिक्चर का डायग्राम यहाँ पे लूं, एक क्या बल्कि 2 ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जो भी आरबीसीज हैं पहले वाले में बहुत छोटे छोटे हैं, ये आपके बिल्कुल स्फेरिकल, हम लोग कहते हैं स्मॉल आरबीसीज हैं, बहुत छोटे छोटे, इनको हम लोग कह देते हैं स्मॉल आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट। तो हम लोग कह देते हैं माइक्रोसिटिक सेल्स, माइक्रोसिटिक सेल्स। जो ब्लड पिक्चर मिला है माइक्रोसिटिक और इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम है, तो ये देख रहे हो थोड़ा सा पेल दिख रहे हैं, बीच में एकदम फीके से हैं, पेल, सेंट्रल पैलर प्रेजेंट है, सेंट्रल पेलनेस प्रेजेंट है, तो हम लोग कह देते हैं माइक्रोसिटिक है और कलर भी इनका डाउन है, तो हम लोग कह देते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। मेनली आपको याद रखना है माइक्रोसिटिक सेल्स हो तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया सोचा जा सकता है। तो सिंपली हम लोगों ने ब्लड पिक्चर कराया, ब्लड पिक्चर में अगर आरबीसी का साइज नॉर्मल से कम है और ये आरबीसी आपके थोड़े फीके फीके दिख रहे हैं, तो हम लोग कह देते हैं हाइपोक्रोमिक। अभी बात करेंगे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। दूसरे में हम लोग कह दे रहे हैं यहाँ पे सेल्स, ये मान लीजिए अगर नॉर्मल है, इसमें से ये वाला सेल चलिए नॉर्मल है, ये उससे बड़े हैं सेल्स, ये उससे बड़े हैं, तो हम लोग कह देते हैं यहाँ पे बड़े बड़े सेल्स हैं तो मैक्रोसाइट्स, इसीलिए हम लोग कह देते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक अनीमिया। और अगर ऐसी पिक्चर मिले तो हमारे पास विटामिन बी12 डिफिशियंसी और फॉलिक एसिड डिफिशियंसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हम लोग आरबीसी के साइज पे भी और शेप पे भी कमेंट करते हुए देख सकते हैं, राइट। दूसरी चीज अगर मान लीजिए मैंने कह दिया, एक और डायग्राम ले आते हैं, यहाँ पे कुछ इस टाइप की सेल्स हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कुछ सेल्स आपकी क्या है, बाई कनकेव है, कुछ सेल्स आपके सिकल शेप्ड है, ये नॉर्मल है और ये क्या है, बाई कनकेव। ये वाली कैसी शेप की है, सिकल शेप, हाफ मून शेप, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे सिकल शेप आरबीसी है। अब ऐसा नहीं कि सिकल शेप है तो केवल इनका शकल ही खराब है, काम भी इनसे नहीं हो पाता है, हम लोग कह देते हैं दिस इज सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज, और ये आपका नॉर्मल बाई कनकेव है। तो यहाँ पे सिकलिंग हो गई है, सिकलिंग, राइट। हम लोग कह देते हैं सिकल शेप्ड या हाफ मून शेप्ड, हाफ मून शेप्ड, ये नॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब है ये आपका आगे चल के आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कहीं ना कहीं ब्लड वेसल में फंस जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं इंक्रीज डिस्ट्रक्शन होगा। एक नॉर्मल आरबीसी जो बाई कनकेव वाली है वो पार हो जाती है, ये नॉर्मल आरबीसी है, बाई कनकेव है, कैपिलरी वगैरह से पार हो जाती है, स्क्वीज करते हुए पार हो गई, राइट। ये आपकी नॉर्मल आरबीसी स्क्वीज कर सकती है, स्क्वीज
और ये कैन पास फ्रॉम कैपिलरीज, मतलब डैमेज नहीं होगी, कहीं फंसेगी नहीं, पासेस फ्रॉम कैपिलरीज। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं सिकल वाली आरबीसी से, देखो इस तरीके से जाके फंस जाती है आरबीसी, ये कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं, और जब ये खुद स्प्लीन में जाते हैं तो स्प्लीन इनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो हम लोग कहते हैं सिकल्ड आरबीसीज ब्लॉक कैपिलरीज, जाके फंस जाते हैं, स्क्वीज करके निकल नहीं पाते, ब्लॉक कैपिलरीज, अच्छे से काम नहीं कर पाते कैपिलरीज, और ये सिकल सेल आरबीसीज डिस्ट्रॉयड बाय स्प्लीन। जो आपका उल्टा सीधा आरबीसी हीमोग्लोबिन था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, इसीलिए हम लोग कह देते हैं यहाँ पे इंक्रीज्ड हीमोलिसिस। इंक्रीज हीमोलिसिस होगा तो पेशेंट में अगेन अनीमिया मिलेगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं अगर सिकल सेल्ड आरबीसी हो गए तो ऐसे केसेस में भी हमें अनीमिया मिलेगा, क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा बढ़ गया है। बेसिक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से आरबीसी का शेप चेंज हो गया है, और ये आपकी बाइकनकेव नहीं रह गई है, सिकल सेल आरबीसी है, और इसकी वजह से पेशेंट में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा, और खुद भी ये आपके डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, कहाँ पे, स्प्लीन में, राइट। तो पेशेंट में अगर आरबीसी एक तो खराब बना है, दूसरा डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो एनीमिया मिलेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक तरीके से पिक्चर कैसी दिखती है, जीबीपी क्या होता है, केवल देख के हम लोग स्लाइड बता सकते हैं कि प्रोबेबली क्या कॉज है, ठीक है, अभी भी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा डायग्राम लेते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसी आप लोग देख पा रहे हो। किसी पेशेंट का हम लोगों ने जनरल ब्लड पिक्चर कराया, ठीक है, तो इतने टाइप की आरबीसी दिख सकती हैं, केवल शेप देख के आप काम भर की डायग्नोसिस बना सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ये वाला नॉर्मल है, नॉर्मल होगा तो क्या होगा, बीच में डिप होगा, हम लोग कह देते हैं बाई कनकेव, बाई कनकेव, और यहाँ पे डिप खत्म हो गया है, एक बॉल जैसी हो गई है, स्फेरिकल हो गया, बॉल जैसा डिप खत्म हो गया है, इसी को हम लोग कह देते हैं स्फीरोसाइट, और इसी को हम लोग कह देते हैं हेरिडिटरी, ये भी नॉर्मल नहीं है, स्फीरोसाइटोसिस, हम लोग कह देते हैं यहाँ पे स्फेरिकल आरबीसी। स्फेरिकल और बाइकनकेव में जमीन आसमान का फर्क है। स्फेरिकल आरबीसी ये भी आपके नॉर्मल नहीं है, और जो डिजीज होगी हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, यहाँ पे भी अनीमिया मिलेगा, क्योंकि स्फेरिकल आरबीसी भी कैपिलरीज से ठीक तरीके से पास नहीं हो पाती हैं, और इनको भी आपके स्प्लीन ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट। फिर इसके अलावा अगर हम लोग और इम्पोर्टेंट चीजें देखें तो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे सेल छोटी हो गई है, माइक्रोस्फीरोसाइट, या हम लोग कह देते हैं माइक्रोसिटिक सेल्स, राइट। बीच में देखो ऐसे लगता है यहाँ निशाना लगा सकते हैं, हीमोग्लोबिन बीच में कंसंट्रेट हो गया है, हम लोग इन्हीं को कह देते हैं टारगेट सेल्स, ठीक है, टारगेट सेल्स। जब थैलेसीमिया पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे टारगेट सेल्स आपके ज्यादा हो जाते हैं। इस टाइप की अगर आरबीसी मिल जाए तो आप लोग जान सकते हो कि ये कुछ नहीं है, सिकल सेल एनीमिया है। तो डिफरेंट आरबीसी शेप और डिफरेंट आरबीसी साइज से हम लोग डिफरेंट टाइप के एनीमिया का एक क्लू ले सकते हैं। अगर आरबीसी का साइज कम हो गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पेशेंट में आयरन कम हो गया है, नहीं तो आरबीसी का साइज कम ना होता, माइक्रोसिटिक सेल्स ना होती। मान लीजिए किसी में बड़ी बड़ी आरबीसी मिल रही हैं, हम लोगों ने कह दिया 2000 मैक्रोसाइट्स, तो ऐसे केसेस में हम लोग कहते हैं विटामिन B12 और फॉलिक एसिड को हम लोगों को चेक कराना चाहिए। एक और डायग्राम लीजिए, यहाँ पे मैंने उन्हीं चीजों को समराइज कर दिया है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं माइक्रोसिटिक सेल्स छोटी आरबीसी हो जा रही हैं, माइक्रोसिटिक, राइट, ये लगता है 3D फिगर है। माइक्रोसिटिक में आप लोग देख पा रहे हो ये नॉर्मल है और ये सेल्स छोटी हो गई हैं, माइक्रोसिटिक। मेनली आपका ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में मिलेगा, IDA, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। और भी रीजंस होते हैं लेकिन PhD नहीं करना है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, राइट, जिसमें आयरन कम हो जा रहा है, रॉ मटेरियल कम हो जा रहा है, कम आरबीसी बन रहे हैं। तो पहला हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे माइक्रोसिटिक।
दूसरे में हम लोगों ने कह दिया मैक्रोसिटिक, मतलब सेल का साइज इंक्रीज कर जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास B12 है और यहाँ पे आपका फॉलेट है, राइट। और भी कुछ प्रॉब्लम्स में हो सकता है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो इस पर कांटे निकल गए हैं, राइट। इस पर सेल आरबीसीज, हम लोग इन्हीं को कह देते हैं एकैंथोसाइट्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं एकैंथोसाइट अगर किसी में ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया होती है, ठीक है, एक डिजीज होती है जिसमें लाइपोप्रोटीन्स कम हो जाती है। इसके अलावा बर सेल्स होती हैं इक्नोसाइट्स, अगर किसी पेशेंट में यूरिया बहुत ज्यादा हो जाए, यूरिया इंक्रीज हो जाए, हाइपर यूरिसीमिया, तो इस तरीके से बर सेल्स मिल जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के आपके सेल्स मिलते हैं डिफरेंट टाइप के अनीमिया में, राइट। स्फेरोसाइटोसिस हो गई तो स्फेरिकल आरबीसीज मिलेंगे, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, ठीक है, हम लोग कह देते हैं HS, राइट। टारगेट सेल हो गया, बीच में ऐसे लगता है निशाना लगाना है यहाँ पे, ठीक है, जो तुम लोग प्ले में खेलते हो, मेनली थैलेसीमिया में टारगेट सेल्स। सिकल सेल एनीमिया का तो कुछ कहना ही नहीं है, सिकल सेल आपका हाफ मून शेप दिखेगा ही, इसका मतलब ये आपका सिकल सेल डिजीज है, राइट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने देखा है कि डिफरेंट शेप्स होंगी, डिफरेंट साइज होंगे, तो वो डिफरेंट आपके आरबीसी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से समरी लिख लेते हैं हम लोग कि अगर आरबीसी शेप और साइज की बात करें, नॉर्मल अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल में आरबीसी आपका 7.5 इंटू 2.5 होगा, और दूसरी चीज है कि बाई कनकेव शेप होगा, ये नॉर्मल है। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया साइज कम हो गया, साइज कम हो गया मतलब माइक्रोसिटिक हो गया, माइक्रोसिटिक हो गया मतलब पेशेंट में आयरन कम है, साइज इंक्रीज हो गया मतलब मैक्रोसिटिक है, मतलब पेशेंट में B12 कम हो गया या पेशेंट में फॉलिक एसिड कम हो गया या दोनों कम हो गया। तीसरी चीज मैंने कह रहा है यहाँ पे सिकल सेल, सिकल सेल्स हो गई हैं, सिकल आरबीसीज, तो ये आपका सिकल सेल अनीमिया है, राइट, सिकल सेल अनीमिया। इसमें बीच में आगे कुछ हीमोग्लोबिन हमने कह दिया टारगेट लाइक, टारगेट सेल कुछ इस तरीके से, तो ये आपका थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया, ठीक है। इसमें स्पाइक्स आ गए, स्पाइक्स कुछ इस तरीके से, राइट। तो हम लोग कह देते हैं एकैंथोसाइट्स, एकैंथोसाइट्स आपके मेनली ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, प्रोटीनीमिया, बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से मैंने कह दिया था इक्नोसाइट्स मतलब बर सेल्स, बर सेल्स, इक्नोसाइट्स, इक्नोसाइट्स हम लोग कह देते हैं हाइपर यूरीमिया, यूरिया किसी की बॉडी में इंक्रीज हो गया, अक्सर किडनी डिजीज में हाइपर यूरीमिया, यूरीमिया ही काफी है इसके लिए टर्म, हाइपर की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्फेरिकल हो गया, गोल हो गया, स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब है बॉल लाइक, ठीक है, वो सेंट्रल डिप खत्म हो गया, बाई कनकेव नहीं है। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, तो चीजें बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आरबीसी के शेप और साइज को देख के भी हम लोग कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइप का एनीमिया है या किसी रीजन से एनीमिया है और ये उसका पर्टिकुलर रीजन है। तो कुछ ज्यादा ही यहाँ पे सिंपल चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि आरबीसी का शेप देख लिया, आरबीसी का साइज देख लिया, और इससे हम लोगों ने इवेलुएट कर लिया कि पेशेंट में किस टाइप का अनीमिया है या अनीमिया होने का क्या कॉज है। तो बिल्कुल हम लोगों ने आरबीसी से रिलेटेड, अनीमिया से रिलेटेड बेसिक लेक्चर देख लिया है।